नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सुनीता पब्लिक के साथ। न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में काम होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के इस सभागार में, जहाँ जो मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश ढींगरा जी होंगे। आइए हम देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है। नमस्कार दोस्तों, यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम सब मिल स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भारतीय न्यायालयों का भारतीकरण नामक इस संगोष्ठी में मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम उस खूबसूरत भारतीय परंपरा के साथ आरंभ करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि एवं पूर्व न्यायमूर्ति श्री यशवंत ढींगरा जी, विशिष्ट अतिथि श्री आलोक कुमार जी, विशिष्ट अतिथि श्री मनन कुमार मिश्र जी एवं मुख्य वक्ता श्री अतुल कोठारी जी। संरक्षक भारतीय भाषा अभियान आप आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का निवेदन स्वीकार करें। सरस्वती वंदना गान के लिए मैं बुद्धिमती झा एवं अंशिका भारती जी को आमंत्रित करता हूं को आए और माँ सरस्वती के लिए वंदना प्रस्तुत करें। सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें ताड़ दे माँ। तू स्वर्ग देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है घर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें ताड़ दे माँ। हे साड़ दे माँ, हे साड़ दे माँ, अज्ञानता से हमें ताड़ दे माँ। मुनियों ने समझी रे गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे साड़ दे माँ, हे साड़ दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाए अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे साड़ दे माँ, हे साड़ दे माँ, मन को हमसे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे साड़ दे माँ। तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुंदर सिंह अधिवक्ता गुरुग्राम से निवेदन करूंगा को आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री यशवंत ढींगरा जी को साल भेंट कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर ऋतु भारद्वाज अधिवक्ता एवं संयुक्त कोषाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय को बुलाना चाहूंगा को आए और हमारे अतिथियों का परिचय करें। आधुनिक हिंदी भाषा के पिता
कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति ओहे, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत मूल के मुख। सो हमारी भाषा, अपनी हिंदी भाषा के लिए जो हम एक प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के हेतु, उसी में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं न्यायमूर्ति श्री SN चेंगरा जी मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी स्वागत के क्रम में मैं श्री चेतन शर्मा जी ASG, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अनिल सोनी जी CBSE, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। D भरत जी भी, चूँकि बगल वाला कमरा है उसमें हैं, अधिवक्ता परिषद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभिषेक जी अत्रे AAG उत्तराखंड, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कमलकांत झा अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और विषय प्रवेश एवं भारतीय भाषा अभियान की प्रस्तावना हम सब लोग जानते हैं कि ये संगोष्ठी का विषय भारतीय न्यायालयों का भारतीयकरण एक उस स्पीच का अंश है जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने 18 सितंबर 2021 को एक श्रद्धांजलि सभा में गए थे। जो श्रद्धांजलि सभा कर्नाटका बार काउंसिल आयोजित किया था और वो श्रद्धांजलि सभा थी हमारे आदरणीय MM संतान गौडर साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनका असामयिक डेथ हो गया था। 62 साल की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया। उन्हीं के बारे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस सभा का आयोजन किया गया था। हमारे पास चीफ जस्टिस साहब का लिखा हुआ जो स्पीच था उसका अंश है, जिसमें उन्होंने कहा, जब श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए उसके बाद उन्होंने कहा है कि भारतीय न्यायालयों का भारतीयकरण बहुत जरूरी है और इसके पीछे उनकी पीड़ा थी ये कि भारतीय न्यायालयों की प्रक्रिया जो है, भारत में कानून जो है, भारत में जो न्याय देने की व्यवस्थाएं की गई है उस आम आदमी के अनुकूल नहीं है जिसके लिए कानून बना हुआ है। ये न्याय की व्यवस्था उसके प्रति केंद्रित होनी चाहिए जिसको न्याय चाहिए, जो सुदूर देहात में रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। न्याय के महत्व के बारे में हम सब लोग जानते हैं। खाना और न्याय दो चीज मांगने को कहे तो आदमी न्याय मांगेगा। कपड़ा और न्याय मांगने के बीच में कहे कौन सा चीज चाहिए तो न्याय मांगेगा। आवास और न्याय के बीच में यदि पूछे कि आपको क्या लेना है तो न्याय मांगेगा, क्योंकि यदि न्याय है तो सब कुछ है, न्याय नहीं है तो कुछ नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत ही होता है इस चीज से कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, इसके लिए तो है, लेकिन उसके बाद हम भारतीयों को देंगे क्या, भारतीय नागरिकों को देंगे क्या। उसमें सबसे पहले न्याय की बात की गई। उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को न्याय, किस चीज की, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये न्याय देने के लिए, बाकी स्वतंत्रता समता भी है और बंधुता बढ़ाने की बात भी की गई है, लेकिन न्याय सबसे पहले था। न्याय जरूरी है। और आज हमारा ये 75वां साल चल रहा है आज़ादी का। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, हमारे न्यायालय में कैसे काम होते हैं, क्या हमारे न्यायालय की भाषा उन आदमी तक पहुंच पाता है जिसको वो न्याय चाहिए। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि कानून जो है वो विदेशी है, कानून की व्यवस्था विदेशी है, कानून की प्रक्रिया विदेशी है। उस आदमी को समझ में नहीं जाता कि वो क्या मांगने गया था, उसको क्या मिल रहा है। एक सामान्य जनता को यदि ध्यान में रख के हम बात करें तो एक 2 लाइन कविता की बोलना चाहूंगा। वो कहता है, नहीं चाहिए अधूरा न्याय, नहीं चाहिए अधूरी शिक्षा, नहीं चाहिए अधूरा न्याय, नहीं चाहिए अधूरी शिक्षा, हमें चाहिए अपनी भाषा, नहीं चाहिए हमको भिक्षा।
नहीं चाहिए अधूरा न्याय, नहीं चाहिए अधूरी शिक्षा, हमें चाहिए अपनी भाषा, नहीं चाहिए हमको भिक्षा। आगे वो कहा है कि ब्यूटी पुट पर ब्यूटी बट, ब्यूटी पुट पर ब्यूटी बट, चक्कर नहीं समझ आया लेकिन हमारी मजबूरी देखो अंग्रेजी हर जगह छाया। ब्यूटी पुट पर ब्यूटी बट, चक्कर नहीं समझ आया लेकिन अंग्रेजी को देखो हर जगह वो है छाया। क्या कहा और क्या लिखा, एक सामान्य क्लाइंट आता है तो वकील साहब से क्या कहता है, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं उसको समझ में नहीं आता। वो कहता है कि क्या कहा और क्या लिखा ये भी नहीं समझता हूं, बस खड़े खड़े मैं कोर्ट रूम में अपने भाग्य पर रोता हूं। क्या कहा और क्या लिखा ये भी नहीं समझता हूं, बस खड़े खड़े मैं कोर्ट रूम में अपने भाग्य पर रोता हूं। वादी हूं मैं, वादी हूं पर जानता नहीं अपनी क्या कार्रवाई हुई, मैं वादी हूं पर जानता नहीं अपनी कार्रवाई को, क्या हुआ और क्या होना है अगले दिन की सुनवाई को। और ये सारी बातें जो जस्टिस साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, उसी पे आधारित, उसी पे केंद्रित है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये अंग्रेजी भाषा उसके समझ में नहीं आती, ये कठिन प्रक्रिया समझ में नहीं आती, ये माहौल वहां समझ में नहीं आता, लेकिन क्लाइंट दूर से आता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके केस में क्या हुआ, समझने के लिए हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं है कुशल। कार्यक्रम की इसी धारा को आगे बढ़ाते वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय एवं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मनन कुमार मिश्र जी को क्यों आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जाओ श्री मनन। माँ का नाम जब भी जुबां पे आता है या माँ के नाम की, माँ की याद जब भी आती है तो इतना बड़ा प्रेम अंदर एक उमड़ता है। मैं बताऊं, अंग्रेजी की बात झा जी ने कहा विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हुए, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बीस सदस्य हैं चुने हुए। 20 बार काउंसिल राज्य बार काउंसिल से आते हैं और उसमें से 4-5 का छोड़ के बाकी सबों की भाषाएं अलग अलग हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि सारे भारतीय विधिकीय परिषद के सदस्य हैं, लेकिन एक दूसरे को समझाने में ब्रिटेन की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़ा दुख होता है। ना तमिलनाडु का आदमी हमारी भाषा समझ सकता है, ना ही हम मलयालम समझ सकते हैं। लेकिन सैकड़ों सालों तक गुलाम हम जिसके रहे, वो अंग्रेजियत अभी भी आजादी के 75 साल के बाद भी हम पर इतनी हावी है कि उसके बिना अभी तक हमारा काम नहीं चल रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य का विषय है। इस भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सचमुच में ये अभियान, आप जिस दिन इस अभियान में सफल होंगे, मैं समझता हूं कि भारत को असली आजादी उसी दिन मिलेगी।
अभी हम आजाद नहीं हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउन्स तो आपको पता है क्या होते हैं। नाउन, व्हाट इज ए नाउन? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उसको हम नाउन बोलते हैं। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, ये अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस सही है कि गलत हैं। I have a new jean. I have a pair of new jeans. इसमें दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको? I have a new jean और I have a pair of new jeans. Yes, you are correct. This one, I have a pair of new jeans. This is correct. This is wrong. रीजन पता लगा क्यों? जीन जो है, दिस इज रॉन्ग। जीन कोई वर्ड नहीं होता, जीन्स होता है। जीन्स इज ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते। जैसे जीन्स हो गया, ग्लासेस, ट्राउजर, सीजर्स, ये सारे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। आलोक कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री आलोक कुमार जी। हमने हिज एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग हटा दिया है। अब राष्ट्रपति जी को भी योर एक्सीलेंसी ऐसा नहीं कहा जाता, लोकतंत्रीकरण होता है। हम प्रधानमंत्री को महामहिम नहीं कहते। तो फिर इस बात के लिए क्यों आग्रह हो और इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा क्यों जाए कि क्योंकि इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में या प्रिवी काउंसिल में माय लॉर्ड कहा जाता था, तो हमको भी वो कहा जाना चाहिए। अपने भारत की कोर्ट में क्या भारत का कोई शब्द हो सकता है? क्या श्रीमान और माननीय शब्द गरिमामय हो सकते हैं? है क्या? और श्रीमान और माननीय को छोड़े, अंग्रेजी में ही कहना हो तो सर कहने से काम क्यों नहीं चलेगा? और फिर गाउन पहनने से क्या होता है? मेरे पोते ने पूछा कि बेटा कपड़े के दादू कपड़े क्यों पहनते हैं हम? मैंने कहा शरीर को ढकने और रक्षा करने के लिए पहनते हैं। उसने और समझना चाहा तो मैंने कहा कि देखो गर्मी में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो थोड़े खुले खुले हो, जिसमें हवा आ सके, जो बहुत गर्मी बढ़ाने वाले ना हो, और सर्दी में सर्दी ना लगे ऐसा कपड़ा पहनते हैं। गाउन का उसमें से कौन सा रोल है? सब मिलाकर के एक बड़ा तिलस्म बन जाता है, अभेद्य तिलस्म, जिसके बारे में वादी या प्रतिवादी ये मानता है कि ये इतनी रहस्यमय और गूढ़ जगह है जिसको मैं समझ नहीं सकता हूं। हम मैट्रिमोनियल केसेस जब लड़ते हैं तो पति और पत्नी के बीच में क्रूएल्टी वाले कौन से इश्यूज हुए, ये हमको पता है कि उसको पता है। और वो हमसे पूछता है कि क्या लिखना है, हम कहते हैं हम लिखा देंगे। हम लिखते हैं, वो पूछता है कहाँ साइन करना है। वो उसको पढ़ना हमेशा जरूरी नहीं मानता, पढ़ लेता है, मन में सवाल उठते कि ये तो हुआ नहीं था, वो वकील से नहीं पूछता। जो हुआ था वही लिखना, इसको वो आवश्यक नहीं मानता। एक तुलना करें, कोई रिकवरी का मामला हो और एक पक्ष कहे कि बाबूजी ये मेरे साथ चले द्वारकाधीश जी के मंदिर में और बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दे कि ये पैसा देना है, मैं दे दूंगा। हमको आपको मालूम है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। और जब कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है तो वो आपसे क्या पूछता है? वो आपसे पूछता है मुझे क्या कहना है।
हम उसे क्या कहते हैं? सच बोलना, ऐसा कहते हैं क्या? एक वकील ने तार भेजा अपने क्लाइंट को, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, उसने वापस तार भेजा, ओ गॉड, फाइल एन अपील इमीडिएटली। क्या वास्तव में सत्य की और न्याय की खोज होती है? और इसलिए मुख्य न्यायाधीश जी ने ठीक कहा, कोर्ट में क्या हो रहा है ये भाषा के कारण वो समझता नहीं है, ये व्यंजना के कारण वो समझता नहीं है। ये तिलस्म में कोट और गाउन पहने हुए दो वकील जो कह रहे हैं वो मेरे बूते की बात नहीं है। और इसलिए लोग कहते हैं तुम तो वकील हो, सच को झूठ साबित कर देते हो। तो क्या इस सिस्टम में किसी का भरोसा है? क्या श्रद्धा और आस्था है? अगर श्रद्धा और आस्था होती तो गवाही के लिए क्या बोलना है ये वो हमसे क्यों पूछता? और इसलिए हमने इसको पूरी विकृतियों के साथ अपना लिया है। कभी कभी कुछ यंगर लोग मेरे से पूछते हैं कि कोर्ट में क्या होता है, कैसा होता है। हमारे पोते नाती उसमें से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ बोनाफाइड नेसेसिटी का मुकदमा था। अच्छा, क्या होती है दादू? ये होती है कि मकान मालिक को अगर जरूरत है तो उसको मकान खाली मिलना चाहिए। क्या अच्छा, तो फिर कोर्ट क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? तो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसके पास में मकान में कितने कमरे हैं, इसके घर में कितने सदस्य हैं, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको कितने कमरे और कितने हॉल की जरूरत है। यही इन्वेस्टिगेट होता है ना। इस इन्वेस्टिगेट में 10 साल क्यों लगता है? तो उसने मुझे कहा कि दादू आप मुझे भेज दो, मैं कमरे गिन के बता दूंगा, घर के सदस्यों को बिठा लेना, मैं गिन के बता दूंगा। पर ये व्यवस्था ऐसी है जो 8-10 साल लगाती है। बच्चे की शादी है, इसके लिए हमें घर खाली चाहिए। और मान लो कि लीव टू कंटेस्ट नहीं मिली, आजकल जरा मुश्किल से मिलती है ना, फिर वो हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अगर वाकई बच्चे की शादी के लिए इंतजार करना हो तो बच्चे के बूढ़े होने तक फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट पढ़ो तो उसमें पेटिशनर का नाम लिखा होता है, आगे लिखा होता है डेड। रेस्पोंडेंट का नाम पढ़ो तो डेड। पूरी कॉज लिस्ट में 4-5-6 केसेस ऐसे जरूर आते हैं कि जो न्याय मांगने के लिए कोर्ट आए थे और चले गए, इंतजार करते करते चले गए। व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति बूढ़ा होता है, व्यक्ति मर जाता है, मुकदमा कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, सिंगुलर नहीं होता। अब आगे देखिए, आई नीड ए ग्लासेस, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आई नीड ए ग्लासेस, ग्लासेस इज ऑलवेज प्लूरल, तो आप ये नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। आई नीड ए पेयर ऑफ ग्लासेस, दिस वन इज करेक्ट। ए पेयर ऑफ ग्लासेस, क्योंकि ग्लासेस जो है वो प्लूरल है, उसके आगे ए पेयर ऑफ ग्लासेस आप कह सकते हैं, तो दिस वन इज करेक्ट। अगले सेंटेंस को देखते हैं, शी इज वियरिंग ग्लासेस। अब ग्लासेस क्या है? चश्मा। वो उसने चश्मा पहना हुआ है, तो शी इज वियरिंग ग्लासेस, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। ए नहीं लगा सकते। अगर हम ये लिखें शी इज वेयरिंग ए ग्लासेस, अगर मैं ए ग्लासेस कहता हूं तो फिर वो गलत है। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक ट्राउजर। ट्राउजर मैंने बताया, ट्राउजर इज ऑलवेज प्लूरल, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता, तो ये गलत है। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर, दिस वन इज करेक्ट। ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर, क्योंकि ट्राउजर्स प्लूरल होता है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
Please give me a Caesar. Do you have Caesars? इसमें कौन सा सही है? Please give me a Caesar. Caesar जो होता है वो प्लूरल होता है, तो this is wrong. डी भरत जी समयाभाव कारण चले गए। आज का विषय भारतीय न्यायालयों का भारतीयकरण। क्या आप लोगों को पता है? एक तरफ हम इन्हें भारतीय न्यायालय कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये चाह रहे हैं कि इनका भारतीयकरण हो। क्या भारतीय न्यायालय भारतीय नहीं है? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का भाषण मैंने अखबार में पढ़ा कि इंडियन जुडिशरी के भारतीयकरण की जरूरत है, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी खीस हुई कि आज आजादी के 75 साल बाद, 74 साल बाद भारत के एक मुख्य न्यायाधीश को ये याद आया कि इस देश के न्यायालयों में गरीबों के साथ न्याय नहीं। आजादी के 74 साल बाद और न्याय ना होने का मुख्य कारण कौन है? उन्होंने भाषा को देखा। क्या एक भाषा ही इस देश के गरीबों को न्याय से दूर रखे हुए? क्या आपने भाषा को भूल जाइए? क्या भाषा के अतिरिक्त इस देश के न्यायालयों में बाकी सब ठीक है? कहां खड़ा है गरीब? मान लो उसे अंग्रेजी आती है, खूब अच्छी अंग्रेजी, इस देश की भाषा अंग्रेजी है, ये मान लीजिए, तो देखिए कि गरीब कहां खड़ा है। उसे अंग्रेजी भी आती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है जिसके कारण उसे न्याय? पैसा। वो प्रभाव, वो शक्ति जो पैसे वाले और प्रभाव वाले व्यक्तियों के पास है, वो उस गरीब आदमी के पास है। किसके? आपने किस जज को ये कहते सुना है कि मैंने तिहाड़ के एक कैदी की 20 साल की सजा पूरी हो गई रही थी, तो मैंने उसका मुकदमा अपने घर पर रात को 12 बजे सुना। कौन सा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो वकीलों को ये कहते हुए रोकता हो कि भैया ये 10 मिनट का केस है, आपने इसमें 10 दिन क्यों बर्बाद? मेरे समय पर गरीब आदमी का भी उतना ही अधिकार है जितना अमीर आदमी का है, ये कहते हुए मैंने आज तक किसी जज को नहीं सुना। जज के घर में किसकी पहुंच है? कपिल सिब्बल, दवे, प्रशांत भूषण, गिने चुने 25 नाम ले लीजिए। किसी भी जज के घर एक फोन करके जा सकते हैं और उस जज के घर पर सुनवाई करवा सकते हैं।
तो इसमें भाषा कहां से आ गई? भारत में न्याय का समाजीकरण होने की आवश्यकता, न्याय को गरीब आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता, उसमें भाषा एक बहुत बड़ी अड़चन है। लेकिन भाषा ही एकमात्र अड़चन है ऐसा नहीं। इस न्याय व्यवस्था को हमें मुक्त करना है और अगर इसे न्याय के अनुरूप बनाना तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा इस न्याय व्यवस्था में खामियां क्या है। हमने इस न्याय व्यवस्था को दासी बना दिया। किसकी? आप लोगों की, वकीलों की। कि वकील के बगैर न्याय व्यवस्था चलेगी नहीं। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि वकील के बगैर कोई न्यायालय वादी को नहीं सुनेगा? जहां तक मेरी जानकारी है, सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में ये लिखा है कि वादी न्यायालय में पेश होकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है, लिखित भी और मौखिक भी। लेकिन आपने कभी किसी न्यायालय को, किसी वादी को ये कहते सुना है कि भैया वकील नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आओ तुम्हें जो कहना है मैं लिखता हूं। और ये खामी हमारी सिर्फ न्याय व्यवस्था में नहीं, हमारी भाषा के ऊपर बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन इस भाषा को हम पर लादने वाला कौन है? हम। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हिंदी माध्यम से पढ़ाया? एक। पूरे सभागार में 5। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं और अधिकतर जो अपने घर में बच्चों को अपनी भाषा बोलने नहीं देते। ऐसे स्कूल हैं जहां हम अपने बच्चे को बड़े गर्व के साथ दाखिल करते हैं कि वहां मातृभाषा में बोलने नहीं दिया जाता। तो माँ बाप को बुलाकर ये कहा जाता है कि अगर ये बोलेगा तो हम इसका नाम कर। मैं ऐसे माँ बाप को भी जानता हूं। और वहां हम बच्चे को दाखिल करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, डॉन बॉस्को में पढ़ता है। हम अपने जब परिचय देते हैं तो मैं स्टेफेनी हूं, मैं मिरांडाइट हूं, ऐसे बताते हैं। फिर आप क्यों ये आशा करते हैं कि इस देश के अंदर आपकी भाषा को कोई महत्व देगा जब आप ही नहीं महत्व देते? आपने शायद पढ़ा हो या नहीं, लॉर्ड मेकाले ने जब 1865 के आसपास यहाँ अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में ठीक यही स्थिति बयान की थी जो आज है कि मैं यहाँ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू करने जा रहा हूं जिसके बाद अंग्रेजों को यहाँ सेना रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये देश हमेशा गुलाम रहेगा। अगर ये गुलामी का प्रतीक नहीं है तो आज से आजादी के 74 साल बाद इस देश के अंदर इस देश का मुख्य न्यायाधीश
ये कहता है क्यों पाया जाता है कि भारत के न्यायालयों का भारतीयकरण की आवश्यकता है। जब संविधान को लागू किया गया था तो 10 वर्ष का समय दिया गया था कि 10 वर्ष में बदल जाए। अंग्रेजी सिर्फ 10 साल के लिए है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, परिवर्तन का समय। ये परिवर्तन करो। तुर्की में कमाल अतातुर्क शासक हुआ। जब तुर्की आजाद हुआ तो वहां भी विदेशी भाषा का वर्चस्व। सभी ब्यूरोक्रेट उसके पास गए, उसने बुलाया और पूछा बोलो कितना समय चाहिए अपनी भाषा में परिवर्तन किया। किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 7 साल। उसने सबकी बात सुनी और कहा कल जब सुबह उठोगे तो वो तुम्हारे 5, तुम्हारे 7, तुम्हारे 10 पूरे हो जाए। मुझे कल से अपने देश की भाषा लेकिन इस देश के अंदर हमने कहा कि अरे हम गुलाम थे, ये तो अंग्रेजी भाषा जैसी भाषा तो कोई है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी भाषा को पूरे यूरोप में हीन दृष्टि से देखा। पूरे यूरोप में अंग्रेजी भाषा में सम्मानजनक संबोधन है ही नहीं। आप भारतीय भाषा किसी को उठा, उसमें बड़े के लिए अलग, छोटे के लिए अलग, बराबर के लिए अलग, किसी को सम्मान के देना हो तो उसके लिए अलग शब्द है। यही हाल फ्रेंच का है, यही इटालियन का है, यही जर्मन का है। लेकिन अंग्रेजी भाषा एक ऐसी है जहां हर एक के लिए यू शब्द का और मैं के लिए सिर्फ आई शब्द। अंग्रेजी भाषा का अगर आप पुराना इतिहास देखें तो अंग्रेज लोग भी इस भाषा में पढ़ने में, बोलने में शर्म खाते। ये तो उनकी कॉलोनियां इतनी बन गई और उन्होंने इन कॉलोनियों में इतना प्रचार किया इस भाषा का कि ये भाषा आज विश्व की भाषा मानी। और हम बड़े गर्व से कॉमनवेल्थ नेशंस के सदस्य। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन? ये नहीं है कि इस देश में प्रयास नहीं हुए कि न्यायिक व्यवस्था को सुधारा जाए, कोशिश की जाए। एक मालिमस कमेटी बनी थी 2003 में। मालिमस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि यहाँ के जितने कानून हैं उनका सरल प्रारूप यहाँ की हर भाषा में किया जाए और जनता के लिए वो सरल प्रारूप ही रखा जाए। आप भाषा तो बना देंगे, लेकिन आपकी संसद जब कानून पास करती है तो मूल जो उसका पाठ होता है वो अंग्रेजी में होता है। अगर आपको ये देखना है कि इसमें सही शब्द क्या है तो आप अंग्रेजी का पाठ देखो। आपके संविधान का मूल पाठ अंग्रेजी में, हिंदी तो अनुवाद। आपके संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, भारत दैट इज इंडिया आल्सो कॉल्ड इंडिया नहीं लिखा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ भारत नहीं लिखा। मैं बचपन से
भाषण सुनता आ रहा हूं। आज रमन्ना जी ने एक भाषण दिया किसी श्रद्धांजलि सभा में। कल आप लेकर जाइए उनके पास पिटीशन, आपको बड़ी आशा है कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने अपनी भाषा में बहस करूं। देखिए परिणाम। आप उन्हें ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मैं अपनी भाषा में पिटीशन दाखिल करना चाहता हूं, और परिणाम देख लीजिए। जैसे आलोक जी ने कहा कि योर ऑनर शब्द कहने पर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए। तो अगर इस देश के अंदर आप चाहते हैं कि न्यायालय, मैं न्यायालयों का भारतीयकरण नहीं कह रहा, न्यायालयों का समाजीकरण, न्यायालय समाज के लिए कार्य करे, तो आपको कुछ कार्य करने होंगे। वकीलों को अपना रवैया बदलना, उन्हें सिर्फ वकालत को पैसे कमाने का पेशा नहीं बना। आज डॉक्टर क्यों बनना? आप भी डॉक्टरों के लिए पास जाते होंगे तो सोचते होंगे कि भैया था तो पेट में दर्द, 50 टेस्ट लिख दिए और लैब से 5,000 रुपए की टेस्ट करवाए हैं, 400 रुपए इसके पास शाम को आएंगे। यही वकीलों का केस में जान नहीं है, सीनियर एडवोकेट करवा दो, वहां से फीस में से कटिंग आती है। और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, कितना भी गया गुजरा केस जिसमें 0% आपको चांस दिखता हो कानून के साथ, किसी ऐसे वकील को खड़ा कर दीजिए जिसकी फेस वैल्यू, वो उसको स्टे लेकर आ जाएगा और उसकी फीस पर। जिस देश के अंदर न्याय व्यवस्था क्या एक महत्वपूर्ण अंग न्याय को इस प्रकार मानता हो, उसमें न्याय का समाजीकरण होगा का? दूसरों को जगाने से पहले खुद जाके वो है ना कहावत, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? Hi Rahul. हाय रिचा, How are you? फाइन। और तुम कैसी हो? I'm good. Do you come to Pagdili? नहीं, दिल्ली तो नहीं आ पाता हूँ, थोड़ा अच्छा एक टाइम बात नहीं मिल पाता। बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। जैसे कि मैंने अभी इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे वहाँ समझ नहीं है। वहाँ पर बच्चे बहुत सारे होते हैं और टीचर वो है पर्सनल अटेंशन दे नहीं पाते हैं। राहुल, तुम्हें NCL इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 931581359